Hello and welcome you all to this e-learning platform of Padlo India and I am your physics mentor Dimple. आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। अभी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था रे ऑप्टिक्स, लास्ट चैप्टर था हमारा 9th। अब हम 10th चैप्टर करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहले तो शुरुआत जो हुई थी वेव ऑप्टिक्स, सबसे पहले जो है न्यूटन ने थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलस थ्योरी, जिसके अंदर न्यूटन ने ये बोला कि जो हमारी लाइट है, जो भी लाइट एमिटिंग सोर्स है, वो क्या करते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, कि पार्टिकल एमिट करते हैं। ये बोला न्यूटन ने कॉर्पस्कुलस थ्योरी में। लेकिन ये थ्योरी जो है वो हाइगन्स ने जब अपनी थ्योरी दी, उन्होंने ये बोला कि जो लाइट है वो एज अ वेव बिहेव करती है। लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती, लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती। तो हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो उन्होंने दिया, लेकिन उस टाइम पे उनके इस प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि ये जो थ्योरी थी कॉर्पस्कुलस थ्योरी, जिसमें लाइट को पार्टिकल कहा गया, वो न्यूटन ने दी थी। और उस टाइम न्यूटन ने जो कहा वो ऐसा माना जाता था कि न्यूटन ने जो कहा वो सही ही होगा। तो इसीलिए इस टाइम पे हाइगन्स के इस प्रिंसिपल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब मैक्सवेल ने ये भी शो कर दिया कि जो वेव है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेव जो है वो लाइट जो है वो वेव की तरह ट्रैवल करती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद जो है ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई कि वेव जो है वो, लाइट जो है वो एक वेव की तरह है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, हाइगन ने क्या बोला था लाइट के लिए? सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज डिफाइन करी जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं हम? वेव फ्रंट। तो जो लाइट है, सपोज ये पॉइंट सोर्स है हमारा, यहां से जो है वो लाइट एमिट हो रही है हर डायरेक्शन में, यहां पर लाइट हो रही है हर डायरेक्शन में एमिट, ठीक है। अब इसमें अगर मैं सपोज बात करूं कि किसी x डिस्टेंस पे मैं किसी इस पार्टिकल की बात करूं, यहां से x डिस्टेंस पे है ये, तो ये पार्टिकल का जो फेज होगा, वही ये इस पार्टिकल का फेज होगा जो x डिस्टेंस पे है। फिर मैंने यहां पर भी x डिस्टेंस पे लिया, यहां पर भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी। तो ये जो सारे पार्टिकल हैं x डिस्टेंस पे जो है, इन सबका फेज जो है वो क्या है, सेम है। क्या है? फेज सेम है। तो ये जो इन सबको अगर मैं मिलाऊं, जिसमें फेज सेम है सब पार्टिकल्स का, तो इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो होता है वो ये होता है कि वो पॉइंट या वो लोकस ऑफ पॉइंट, ये क्या है, लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट। तो ये वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर each particle is in same phase। तो सारे पार्टिकल का फेज जो है वो सेम होना, उन सब पॉइंट के लोकस को, सारे पॉइंट्स के लोकस को मिला के क्या बोलते हैं हम? वेव फ्रंट। उन सारे पॉइंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो हाइगन्स ने सबसे पहला पॉइंट तो ये दिया कि वेव फ्रंट क्या होता है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो वेव है, ये जो वेव फ्रंट है, ये ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ वेव से ही। तो वेव फ्रंट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ वेव। दूसरा पॉइंट दिया कि जो वेव फ्रंट है ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ वेव। तो जिस स्पीड से वेव जो है वो ट्रैवल करेगी, ये जो सोर्स है, ये जो लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करेगी, उसी स्पीड से हमारा जो है वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा। अगर आपको वेव फ्रंट समझना है, तो जैसे कभी हम पानी होता है, उसके अंदर अगर हम पत्थर मारे तो आपको एक रिपल्स दिखाई देते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे रिपल्स, ये रिपल्स ऐसे होते हैं। जब मैं पत्थर को पानी में मारती हूँ तो ऐसे मुझे रिपल्स दिखाई देते हैं। ये जो रिपल्स हैं, यही होता है हमारा वेव फ्रंट। क्योंकि जब हमने पत्थर मारा तो जो वेव है
वो तो एक डायरेक्शन में आगे निकल जाएगी, वेव तो ट्रैवल कर गई, लेकिन जो वेव फ्रंट है वो ऐसे 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 धीरे धीरे फैलते हैं। तो ये जो है ये क्या है, वेव फ्रंट है। क्या है हमारे, ये वेव फ्रंट है। तो ये जो रिपल्स हमें पानी में दिखाई देते हैं ये भी क्या है, वेव फ्रंट है। कि जैसे हमने पत्थर पानी में मारा वैसे ही हमें क्या दिखाई दिए, वेव से इमैनेट जो है वेव फ्रंट हमें दिखाई दिए। और ये क्या है, वेव फ्रंट जो है वो धीरे 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 एक्सपैंड करते हैं और किस डायरेक्शन मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो वेव फ्रंट जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये जो ट्रैवल करते हैं वो किस डायरेक्शन में करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये हुआ हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जहां पर सभी पार्टिकल का जो फेज है वो क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट ये कि जो वेव फ्रंट ट्रैवल करता है वो सेम स्पीड से ट्रैवल करता है जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करती है। जो वेव फ्रंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये 3 पॉइंट हुए वेव फ्रंट के। अब हाइगन्स ने क्या बोला, हाइगन्स प्रिंसिपल जो है उन्होंने ये बोला हाइगन प्रिंसिपल से इस प्रिंसिपल से जैसे हमने बोला कि वेव फ्रंट है तो ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, यहां से क्या है, हर डायरेक्शन में जो है वो वेव लाइट जो है वो निकलेगी, वेव प्रोपगेट करेगी। तो इसका जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा, एक स्फीयर होगा। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं, कोई इंफिनिटी सोर्स है, कोई यहां पर इंफिनिटी सोर्स है जहां से हमारी जो लाइट रेज है वो पैरेलल आ रही है। तो लाइट रेज अगर हमारी पैरेलल आ रही है तो इनका वेव फ्रंट क्या होगा। अब क्योंकि वेव फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वेव फ्रंट है। तो वैसे ही वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो वेव फ्रंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, एक प्लेनर होगा। तो प्लेन वेव फ्रंट होगा किसका, सोर्स एट इंफिनिटी, इसका क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरीके से हम वेव फ्रंट जो है वो निकाल सकते हैं कि जब हमें ये पता हो कि हमारा लाइट सोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें पता चल जाएगा कि वेव फ्रंट जो है वो कैसी होगी। जैसे ये पॉइंट सोर्स था, इसकी हर एक डायरेक्शन में जो है वो वेव प्रोपगेट करेगी, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो हमने क्या बनाया, स्फीयर। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा हमारा किस चीज में, पॉइंट सोर्स के लिए। और अगर हमारा इंफिनिटी पे सोर्स है तो रेज पैरेलल आएगी, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, प्लेनर। तो प्लेनर वेव फ्रंट होगा किस केस में, अगर हमारी जो रेज है वो कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, तो सोर्स इंफिनिटी होगा। अब हाइगन्स ने ये बोला कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, उन्होंने ये बोला एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, जब सपोज ये वेव फ्रंट है हमारा, तो इस पे हर एक पॉइंट जो है इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पर, हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स होता है सेकेंडरी वेवलेट का। जैसे ये पॉइंट है, ये वेव फ्रंट है हमारा, ये पॉइंट सोर्स है, इसका वेव फ्रंट है स्फेरिकल।
तो इस पे हर एक पॉइंट जो है वो किसका सोर्स होगा, हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट का। तो यहां पर भी एक सेकेंडरी वेवलेट जो है वो, तो हर एक पॉइंट सोर्स जो है वो किसका क्या है, सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव फ्रंट का क्या है, सोर्स है। तो हर एक पॉइंट से एक सेकेंडरी वेव फ्रंट हम बना सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। और इस पे ये बोला कि हम अपना नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, टेंजेंट अगर हम लें, टेंजेंट ले, जैसे सपोज हमने कहा कि ये सपोज हमारा है प्लेन वेव फ्रंट। अब इस प्लेन वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सपोज इस वेवलेट की जो स्पीड ऑफ वेव है वो है v, स्पीड ऑफ वेव क्या है हमारी v। तो ये v स्पीड से जो आगे बढ़ रहा है, तो वेवलेट वेव फ्रंट की भी स्पीड v होगी, स्पीड ऑफ वेव v है तो वेवलेट की स्पीड भी v होगी। तो ये v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और लेट अस सपोज हमें टाइम t इज इक्वल्स टू t पर हमें निकालना है कि वेव फ्रंट क्या होगा। हाइगन प्रिंसिपल ये हमें अलाउ करता है कि हमें किसी भी टाइम पर वेव फ्रंट क्या होगा वो हमें पता चल सकता है। तो लेट अस सपोज हमें t इज इक्वल्स टू t टाइम पे वेव फ्रंट निकालना है कि इसका वेव फ्रंट जो है वो कहां पर होगा और कैसा होगा। तो ये स्पीड v है, टाइम t है, तो डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा वेव टाइम t में वो डिस्टेंस क्या होगा, vt। तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगा, वो होगा vt, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव vt। तो हम क्या करेंगे, vt पर आर्क लगाएंगे, vt डिस्टेंस की एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पर ये vt डिस्टेंस है, इसकी हमने यहाँ पर आर्क लगाई, ये आर्क लगाई। तो vt डिस्टेंस पे हमने क्या करी, आर्क लगा दी। तो अब जब हम इन सारी आर्क्स के टेंजेंट को, ये जो टेंजेंट है, इन सब आर्क के टेंजेंट को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट मिल जाएगा जो टाइम t इज इक्वल्स टू t पर होगा। तो टाइम t इज इक्वल्स टू t पे जो वेव फ्रंट है वो इन सब की क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो टाइम t इज इक्वल्स टू t पे जो हमारा वेव फ्रंट बना वो होगा ये। तो ये है हमारा न्यू वेव फ्रंट। एट t इज इक्वल्स टू t। तो ये वेव फ्रंट जो है वो कैसे बना कि कितना डिस्टेंस जो है वो वेव ने ट्रैवल करा। लेट अस सपोज टाइम t पे v की स्पीड ऑफ वेव जो है या वेव फ्रंट की स्पीड जो है वो v है, तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल करा, vt। तो हमने vt डिस्टेंस पे जाकर आर्क लगाई तो हमें क्या मिला, उसके टेंजेंट से हमें मिला न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर जैसे हमने कहा ये प्लेनर सोर्स है, अगर प्लेनर सोर्स ना होके पॉइंट सोर्स होता, तो सपोज यहाँ पर पॉइंट सोर्स है और उसकी यहाँ पर है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट को का सोर्स है एक। तो हमने ये बोला कि ये स्पीड सपोज v स्पीड से चल रही है और टाइम t पे हमें निकालना है सेकेंडरी वेवलेट। तो हमने यहाँ पर हर एक पोजीशन पे क्या करा, आर्क लगाई vt टाइम पर और हमने उसके बाद इन सबके टेंजेंट को जोड़ दिया तो हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन मिल गई। तो नेक्स्ट वेव फ्रंट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट एट t इज इक्वल्स टू t। तो हाइगन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें न्यू वेव फ्रंट एट टाइम इज इक्वल्स टू t पे कैसे निकालना है। तो वो होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन दैट टाइम, उन सब पे आर्क लगा के उनके टेंजेंट को जोड़ देने पे हमें क्या मिलता है, न्यू वेव फ्रंट। तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने बताया वेवलेट, तो ये होता है हमारा हाइगन प्रिंसिपल। अब हाइगन्स ने क्या किया, जो हाइगन ने बताया कि लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करती है, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं होती। तो वेव क्या है, रिफ्लेक्ट वेव, लाइट वेव जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जो है वो हाइगन ने अपने प्रिंसिपल के द्वारा प्रूफ करा कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्टेड भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होता है उसमें, और उसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव कैसा होता है बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मींस कि डिफरेंट मीडिया है हमारे पास। ये है सपोज मीडियम 1,
ये है हमारे पास सपोज मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, और हमने ये बोला कि N1 इज लेस देन N2, मतलब ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। ऊपर वाला है रेयरर मीडियम, नीचे वाला है हमारा डेंसर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट आई, ये हमारी आई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट। ये पूरा एक वेव फ्रंट है हमारा दो पैरेलल रेस का। ये है इंसिडेंट किस पे, इस सरफेस पे। ये सरफेस जो है वो क्या है, दो इंटरफेस है दो मीडिया का। इस इंटरफेस पे ये जो है लाइन जो है वो ये है नॉर्मल, ये है हमारा नॉर्मल, ये यहां पर है इंसिडेंट। तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगी वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है हमारा वेव फ्रंट, ये है ए बी हमारा वेव फ्रंट। प्लेन वेव जो सोर्स सेकेंड जो इन्फिनिटी से सोर्स आ रहा है उसका वेव क्या होता है, प्लेनर। तो ये क्या है हमारा वेव फ्रंट ए बी। अब हमें क्या करना है, हमें हाइगन प्रिंसिपल लगा के इसकी जो है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो इसलिए हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, सपोज हमने ये करा कि ये वेव जो है इसकी स्पीड जो है v है, इसकी स्पीड इस मीडियम में है v1, और इस स्पीड में क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने माना कि फर्स्ट मीडियम में इसकी स्पीड है v1 और सेकंड मीडियम में इसकी स्पीड है v2। तो हमने ये बोला कि ये जो है v1 स्पीड से टाइम t इज इक्वल टू t पे हमने सपोज करा कि ये जो वेव है ये पहुंच जाएगी यहां पर। लेट अस सपोज ये v1 t टाइम में ये जो वेव है वो पहुंच जाएगी यहां पर, और हमने क्या करा, इसका मतलब यहां पर हमने आर्क लगाई और ये पॉइंट जो है वो यहां से यहां तक पहुंच गया। अब हमें ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट जो है वो v1 t टाइम में कहां पहुंचेगा, उतने ही टाइम में ये कहां पहुंचेगा। तो इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, हमने क्या करा यहाँ पर आर्क लगाई और इसको ज्वाइन करा, तो हमने ये देखा ये जो रे है वो ऐसे चली गई। तो ये क्या हुई, रे जो है वो बेंड भी हो गई, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई v2t, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है v2t। तो ये डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल करा वो क्या होगा v2t, क्योंकि स्पीड क्या है हमारी v2, इस मीडियम में स्पीड क्या है v2 और टाइम कितना है t। तो इतने टाइम में ये जो रे है, ये जो यहां से रे है वो कितना ट्रैवल करेगी, इतना, और इसकी इस डिस्टेंस क्या होगा v2t। ये हुआ हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट, और ये रे जो है ये भी क्या होगी आगे, ये इसका क्या होगा नॉर्मल। तो ये है हमारा जो नेक्स्ट वेव फ्रंट हमें मिला वो यहां मिला क्या, C और D। अब ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये क्या हो गई, रे हो गई हमारी बेंड। अब क्या है, ये वेव फ्रंट जो है वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेव। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का, और ये एंगल I है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस I, 90 माइनस I है। अब ये क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ जो इंटरफेस है वो क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और ये है 90 माइनस I, तो ये एंगल क्या हुआ हमारा I। तो ये एंगल क्या हुआ हमारा I। वैसे ही ये एंगल जो है हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल जो है वो नॉर्मल जो है वो इंटरफेस के साथ बना रही है वो क्या है 90 डिग्री का। तो ये एंगल क्या हुआ हमारा 90 माइनस R, क्योंकि ये पूरा क्या है 90 डिग्री का, ये R है तो ये 90 माइनस R हुआ। और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि वेव फ्रंट जो है वो वेव के साथ क्या परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 और 90 माइनस R, तो ये पूरे ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल बचा वो कितना होगा R। क्या होगा इस एंगल, ये एंगल क्या होगा R। समझ आया, ये है एंगल I, क्योंकि ये 90 डिग्री है, वेव फ्रंट जो है वेव के साथ 90 बनाती है, तो ये होगा 90 माइनस I, और नॉर्मल इंटरफेस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये क्या होगा फिर से I। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R है इसमें, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये होगा 90 माइनस R। और इस ट्रायंगल में देखो
ये है ACD, इस ट्राइंगल में ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये 90 माइनस R, टोटल 180 का एंगल है, तो ये क्या होगा, एंगल R। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल अब इसमें हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। सबसे पहले ट्राइंगल ABD में हम क्या लगाते हैं, साइन आई। साइन आई क्या होगा, ये है एंगल आई, ये है हमारा 90 डिग्री। तो जब हम साइन आई लगाएंगे तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा V1T। तो V1T अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का एंगल है तो हाइपोटेन्यूज हुआ AD, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज AD। अगर हम ट्राइंगल ACD में साइन R लगाएं तो साइन R क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा V2T, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा V2T, तो V2T है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है AD। ठीक है, तो ये हुआ हमारा साइन आई V1T बाय AD और साइन R V2T बाय AD। अब अगर हम इसका रेशो लें साइन आई बाय साइन R, तो क्या होगा V1T बाय AD अपॉन V2T बाय AD। तो AD कैंसिल्स, तो हमें मिलेगा V1T बाय V2T, और यहां से T से T कैंसिल, तो हमें साइन आई बाय साइन R क्या मिलेगा, V1 बाय V2। तो साइन आई बाय साइन R इज इक्वल्स टू V1 बाय V2। और हमने ये पहले पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1, वो क्या होता है, C अपॉन V1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हमने 11th क्लास में या 10th क्लास में भी पढ़ा था कि स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैसे ही N2 हमारा क्या होगा, C अपॉन V2। तो अगर मैं V1 अपॉन V2 यहां से निकालूं तो V1 अपॉन V2 क्या आएगा हमारा, N2 अपॉन N1। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं V1 अपॉन V2 निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2, C तो C से कैंसिल हो गया, तो मिलेगा N2 अपॉन N1। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं N2 अपॉन N1। तो यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। क्या है हमारा ये स्नेल्स लॉ, जो ये हमें बताता है कि साइन आई बाई साइन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 या फिर N21। तो ये क्या हो गया, स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो क्या प्रूफ हो गया, ये स्नेल्स लॉ। तो इसका मतलब हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा जो रिफ्रैक्शन हुआ उससे हमें ये पता चला कि स्नेल्स लॉ जो है वो रिफ्रैक्शन में हमारा हमने प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स हाइगन प्रिंसिपल से जो रिफ्रैक्शन हुआ that proves the Snell's law। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन, अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे बाय हाइगन्स प्रिंसिपल जो है वो प्रूफ किया जाता है। तो इसके लिए भी हम सेम वही जैसे हमने रिफ्रैक्शन में किया था, वेव फ्रंट जो है वो बनाएंगे। ये है हमारा सपोज मिरर, तो सपोज ये हमारी इंसिडेंट रे है जो इस सरफेस पे, सपोज मिरर का सरफेस है उस पे जो है वो इंसिडेंट है। तो दूसरी रे जो पैरेलल इसके साथ आ रही है, जो वेव फ्रंट बना रही है, ये वेव फ्रंट हुआ इस रे का, ये दो रे आ रही है। ये हमारा नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें क्या निकालना है, सेम हमने बोला कि ये हमारा है वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारा AB।
अब हमें क्या निकालना है कि फाइनल वेव फ्रंट क्या होगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी पे हमने ये माना कि अब इसमें इंटरफेस का तो डिफरेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमने ये माना कि ये टाइम vt पर, ये टाइम vt पर रे कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर इंटरफेस पे। अब हमने क्या बोला कि इस पॉइंट से अगर हमें सेकेंडरी वेवलेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और उसके बाद ये जो है वो वेव फ्रंट जो है वो हम इसका बनाएंगे। तो ये वेव जो है वो अब ये वेव यहां चलेगी और ये जो है वो हमें क्या मिला, ये v1t पे ये रे यहां से लेकर यहां पर पहुंची v1t टाइम पर, v1t टाइम पर रे जो है वो यहां पहुंची और ये रे जो है वो यहां पर पहुंची। तो जब हमने इन दोनों का टेंजेंट लिया, ये रे जो है वो यहां पहुंची, तो ये हमें क्या मिला, सेकेंडरी C और D, हमें क्या मिला, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये रे जो है वो पहले यहाँ पर टकराई और वापस जो है वो उस तरफ चलेगी, हमें क्या मिला, ये सेकेंडरी वेवलेट। ये फर्स्ट वेवलेट जो हमारा इंसिडेंट वेवलेट है और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड वेवलेट। तो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। ये क्या है हमारा नॉर्मल। अरे यार, तो ये हुआ हमारा नॉर्मल। अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वेव फ्रंट के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये होगा 90 माइनस आई, और ये जो है वो क्या है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आई। वैसे ही जैसे कि ये आई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस आई, और ये पूरा 90 है तो 90 माइनस आई से आई गया, तो ये हो गया आई। अब ये क्या है, ये भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये होगा 90 माइनस आर, क्योंकि ये टोटल क्या है 90 डिग्री का एंगल, तो ये है 90 माइनस आर, और ये टोटल भी है 90 डिग्री का, ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये क्या है हमारा एंगल आर। ये क्या है हमारा एंगल आर। अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल, कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ये ट्राइंगल है ए बी डी, यहां पर है एंगल आई और ये एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल वेव फ्रंट के साथ वेव कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। और दूसरा ट्राइंगल है हमारा सी डी और ए, और ये एंगल हमारा आर और ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का। तो अब इन दो ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल करा है ये है vt, क्योंकि इस डिस्टेंस यहां से यहां पे आने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा vt, और ये ट्राइंगल ये भी एक आर्क है, तो ये भी कितना डिस्टेंस है हमारा ac, जो हमारा ac डिस्टेंस है ये भी क्या है vt। तो अब इन दो ट्राइंगल को देखो, और इन दो ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड इक्वल है, और ये दो साइड तो कॉमन है, ये साइड क्या है कॉमन है, AD और AD, ये VT है ये भी VT है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। ये दो ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। क्या हुए, बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इस ट्राइंगल दोनों की कॉन्ग्रुएंट होने से जो इक्वल साइड्स होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ये VT है और ये भी VT है, तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल है हमारा ये एंगल I। तो एंगल I किसके इक्वल होगा, ये भी हमारी इक्वल साइड है, और इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल R। तो इससे हमें क्या निकाला, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। यही क्या है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बाय हाइगन्स प्रिंसिपल हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हुआ हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल कि जिसमें हमने देखा कि वेव फ्रंट कैसे बनता है। वेव फ्रंट जो है हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे जो है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का एक सोर्स है, जिससे हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन भी पता चल जाती है। अगर हम उसका आर्क लेके टेंजेंट लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट भी मिलेगा। तो हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्या चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है, क्या चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है जब एक ऑब्जर्वर हमारे पास आए या ऑब्जर्वर उस पॉइंट से दूर जाए। तो जब भी ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जाए या ऑब्जर्वर सोर्स के पास आए या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए और सोर्स ऑब्जर्वर के पास आए, तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होता है, ये किसके द्वारा बताया गया, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा बताया गया कि जब सोर्स जो है वो अवे जाता है ऑब्जर्वर से, जब भी सोर्स जो है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, जब हमने बोला कि सोर्स से ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है, अब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, अभी दोनों ये फिक्स थे, लेकिन सडनली ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जाने लगा। तो जब सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जाने लगता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, या तो वो बढ़ती है या वो घटती है। तो जब ऑब्जर्वर दूर जाता है तो यानी यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई, लैम्डा इंक्रीज हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है जब सोर्स जो है वो दूर जाता है ऑब्जर्वर से। ये हुआ पहला केस। इस केस में वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई, तो जब वेवलेंथ जो है वो बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको, रेड शिफ्ट, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है वो रेड की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई तो शिफ्ट जो है वो रेड की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। लेकिन दूसरा केस अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर जो है वो अब आ रहा है सोर्स के पास। अब ये ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास आ रहा है, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो रिड्यूस हो गई, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। कि अब वो क्या है, किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ब्लू की तरफ, इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो ये जो है वो किसने इफेक्ट दिया, डॉपलर ने इफेक्ट दिया, और उन्होंने ये बोला कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है, तो शिफ्ट जो है अगर हम बताएं तो ये क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी की कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, तो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू जो है वो होगा माइनस वी रेडियल अपॉन सी। ये जो वी रेडियल है ये है हमारा सोर्स और ये है हमारा ऑब्जर्वर। सपोज ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की जो लाइन है, सपोज ये लाइन उनको ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वी रेडियल, इस कंपोनेंट को, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, वी रेडियल, जो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर रहा है, और उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमारा वी रेडियल है। तो डॉपलर शिफ्ट जो डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल्स टू माइनस वी रेडियल अपॉन सी। तो ये जो है वो डॉपलर ने शिफ्ट दिया कि कितना शिफ्ट आएगा फ्रीक्वेंसी में, वो हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि कैसे हाइगन्स प्रिंसिपल के द्वारा हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया, एंड थैंक यू सो मच।